रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 5 दिन पहले लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद के मकान के नज़दीक बम धमाके की तहकीकात के सिलसिले में एक अहम मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार करने का दावा किया है। आपको ये भी बता दें कि इस धमाके के नतीजे में 3 अफराद कत्ल और 24 ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े की इब्तदाई तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी है और इब्तदाई तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है और ये कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नाजरीन सिंध असम्बली की, जहां अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई और शोर शराबा किया गया। अपोजिशन अरकान ऐवान में चारपाई लेकर आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का कहना था सिंध में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है। PTI अरकान ने अलामती जनाजा उठाकर ऐवान का चक्कर भी लगाया। क्या पाकिस्तान में अवामी नुमाइंदों ने असम्बलियों को मैदान जंग बना लिया है? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। मुजाहिद शेख साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है फ़याज़ मलिक साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं। और नताशा रहमान ने हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है। मैं वेलकम करता हूँ तमाम का। सबसे पहले फ़याज़ साहब, आप मुझे बताइएगा अभी तक की इब्तदाई तफ्तीश में क्या मालूमात सामने आ चुकी हैं? तफ्तीश में तमाम मालूमात जो है वो सामने आ गई हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों ने सिर्फ 4 दिन के कलील अरसे में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और थाने जौहर टाउन में मुलविस तमाम किरदारों को बेनकाब करते हुए उनको कानून की गिरफ्त में ले लिया। यह अफसोसनाक वाक़या जब 23 जून को पेश आया तो लाहौर के जो थी अमन पर ये दुश्मनों ने बुज़दिलाना वार किया था और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले अदारे हरकत में आए। बिलखसूस CTD जो एक विंग है पंजाब पुलिस का, उसने और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगामी बुनियादों पर इस अफसोसनाक वाक़े पर काम किया तो कड़ियों से कड़ियां मिलती गई। पहला एक खतरनाक जो दहशतगर्द था पीटर पॉल, उसको हिरासत में लिया गया। फिर उसकी निशानदेही पर दीगर जो इस किरदार थे, इस तमाम साने के जो किरदार थे, इन सबको जो है बारी बारी कानून नाफिज करने वालों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिसके बाद आज दोपहर को वजीर आला पंजाब ने जो है वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने CTD को जो है खसूसी शाबाश दी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी उनको भी शाबाश दी और इस अफसोसनाक वाक़या के हवाले से उन्होंने हुकूमत पंजाब की जानिब से अपना मौक़िफ़ बयान किया कि किस तरह ये वाक़या पेश आया और इस वाक़े के फौरन बाद कैसे फोर्सेस ने जो है वो जाफिशानी से काम किया और एक एक करके तमाम किरदारों को जो है वो बेनकाब किया और कानून की गिरफ्त में ले लिया। जी राइट। मुजाहिद शेख साहब, आप मुझे बताइएगा गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की और इससे दहशतगर्दों को, इस नेटवर्क को पकड़ने में कितनी मदद मिलेगी हमें? देखिए, इस सारी तफसील से फ़याज़ मलिक साहब ने आपको ब्रीफ किया और यकीनन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और खासकर पुलिस का एक विंग जो है उसने भी बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसको CTD कहा जाता है। ये एक बड़ी कामयाबी है कि काफी अरसे से लाहौर का अमन जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों और CTD और पुलिस की मदद से जो है वो ये कायम किया गया था। लेकिन 4 दिन के बहुत कम अर्सा होता है कि इतना बड़ा वाक़या हो जिसमें दहशतगर्दी की जाए और उसके मुल्ज़िमान को ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाए बल्कि उस नेटवर्क को भी पकड़ लिया जाए। और यकीनन ये कानून नाफिज करने वाले इदारों और CTD के लिए एक ऐसी चीज है जिसका एतराफ करते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है सरदार उस्मान गुलजार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी तफसील जो है वो IG पंजाब इनाम गनी जो है उन्होंने बताई। यकीनन इसमें मदद मिली है और बहुत सारे इसमें ऐसे शवाहिद और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिनकी तफसील में नहीं जाया गया होगा, क्योंकि कुछ कानून के तकाजे होते हैं कि तमाम बातों को, तमाम चीजों को
जो है वो उनसे पर्दा नहीं उठाया जा सकता। इस बात पे हमें इत्मीनान करना चाहिए कि जो जरूरी इत्तलात थी दूसरे ममालिक को पहुंचाने की या आवाम तक पहुंचाने की, उनकी तफसीलात जो है वो आईजी पंजाब इनाम गनी और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार ने दे दी। और वो इसमें बहुत से ऐसे हकायक होंगे जो मालूम पड़े होंगे और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हमें ये भी मालूम हो कि इस तरह के मजीद घनौने दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा करने के लिए जो दूसरे ममालिक और दूसरी ममालिक जो एजेंसीज हैं वो करवाना चाहती थी, उनके भी हकायक जो है वो पर्दा उससे उठाया गया। और खासकर जो मुल्जिमान जो दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और जाहिर है वो पुलिस की और हसास इदारों की तहवील में है, और उनसे भी कई इंकशाफात होंगे। जब इस तरह के मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो इन फ्यूचर में इन लोगों की जानिब से प्लान की जाती है, या आने वाले वक्त में जो ये मुल्क के अमन को, मुल्की सतह पे जो अमन बरकरार होता है उसको खराब करने में मदद इनको मिलती है। तो वो भी बड़े अहम इंकशाफात होंगे जो आने वाले वक्त में बवक्त जरूरत और बवक्त जो जरूरत है वो हमें हमारे सामने भी आ जाएंगे। तो लिहाजा इस तमाम कार्रवाई को मेरा ख्याल है कि बहुत ही जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है कि इतना बड़ा वाकया और इतने कम अरसे में मुल्जिमान का पकड़ा जाना और मुल्जिमान से वो तमाम मालूमात हासिल कर लेना, और वो चीजें जो हैं वो बड़ी काबिल तहसीन है। राइट नताशा, आप मुझे बताइएगा, काफ़ी तेज़ी से इस वाक़ये की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। अब तक की तहकीकात में ज़्यादा मददगार साबित कौन हुआ है, हमारी पुलिस एजेंसीज या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे? आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया था जिशान। अब तक की अगर तहकीकात में देखा जाए तो किन इदारों ने सबसे ज्यादा मदद की है, तो तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन तमाम इदारों ने ही मदद की है। अगर हम सीटीडी की बात करें तो सीटीडी सबसे अहम इदारा इसमें समझा जा रहा है, जिसने पल पल तमाम वाक़े पर नजर रखी, हर हालात का जायजा लिया और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया। इसके साथ साथ अगर तमाम दीगर अगर हम इदारों की कानून नाफिज करने वालों की बात करें तो इन तमाम इदारों ने भी साथ दिया है। वरना कभी भी इतनी जल्दी कोई दहशतगर्द किसी वाक़े में अगर मुलव्वस होता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता इतनी जल्दी। लेकिन इस वाक़े की जो तहकीकात है, जो तफ्तीश है, बहुत जल्दी की जा रही है और जो मुल्जिमान है वो 4 दिन के अंदर ही आपके सामने सारा रिजल्ट है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आईजी पंजाब ने की, उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और उसमें बताया कि तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ उनसे मजीद तफ्तीश जो है वो भी जारी है और देखा जा रहा है कि मजीद कौन कौन से जो मुल्जिमान है वो इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। अगर कोई और मुल्जिम भी मुलव्वस हुआ तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि तफ्तीश का जो अमल है वो इन तमाम मुल्जिमान से जारी है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए आईजी पंजाब इनाम गनी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये भी कहा गया कि जो हमारे जख्मी लोग हैं उनको भी अच्छे तरीके से उनकी देखभाल की जाएगी, उनका इलाज मुआवजा करवाया जाएगा और किसी भी तरह से कोई भी गफलत नहीं बरती जाएगी। और आईजी पंजाब ने आज एक अहम बात ये की थी कि अगर इस वाक़ये में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को तो हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और ये वाक़या जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर अटैक किया गया था। राइट। अच्छा, मुजाहिद शेख साहब आप मुझे बताइएगा, सॉरी फयाज साहब आप पहले मुझे बताइएगा, हाफिज सईद साहब इस वक्त बहुत हसास केस का सामना कर रहे हैं। इंडिया की हमेशा से कोशिश और ख्वाहिश दोनों रही हैं कि हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे और हमारी तरफ से इसकी इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका को फ़ौजी अड्डे ना देने के हवाले से कहीं ये उसका नतीजा तो सामने नहीं आया। देखिए सब कुछ कहना जो है ये कबल वक्त होगा। इस हवाले से आज जैसे कि भी नताशा भी और मुजाहिद शेख साहब भी बता रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब ने एक तफसीली ब्रीफिंग दी है और उस ब्रीफिंग में उन्होंने तमाम नुकात पर बात की है। काम जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये इस हवाले से बात करना जो होगा वो कबल वक्त होगा, क्योंकि तहकीकात का जो है सिलसिला वो अभी जारी है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस बारे में बातें जो होंगी वो
के आराइयां होंगी। जैसे कि मैंने आगाज में भी आपको कहा था कि इस केस को हल करने में सीटीडी का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसने एक खुसूसी किरदार जो था वो अदा किया, और यही वजह थी कि सीटीडी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह जाफिशानी से काम किया और सिर्फ 4 दिन के कलील अरसे में उन्होंने ना सिर्फ इस साने के तमाम किरदारों को बेनकाब कर लिया, बल्कि इनके पीछे छुपे हुए जो खुफिया हाथ थे वो उनको भी मंजर आम पर ले आए। अच्छा जिशान, यहाँ हम तफ्तीश की भी बात कर रहे हैं, तहकीकात की भी बात कर रहे हैं, मगर एक इस वाक़े की एक तस्वीर मंजर आम पर आई थी जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। वो तस्वीर थी जख्मी कांस्टेबल ताहिर की, जिसकी आंखों की चमक ने जो है वो बताया था कि वो ना डरा है और ना ही वो वहां से भागा है। अगर मैं इस आपके प्रोग्राम में कांस्टेबल ताहिर के हवाले से भी गुफ्तगू करूं तो उसकी तस्वीर ने भी लाहौर पुलिस के जज्बे के साथ, लाहौर पुलिस के साथ साथ आवाम शहरियों के जज्बे को भी तकवीयत बख्शी थी, और ये एक मैसेज दिया था दुश्मन को कि हम तुम्हारे बुज़दिलाना वार से डरने वाले नहीं है। और यहाँ मैं अपना इस प्रोग्राम की तवज्जो जो देखने वाले हमारे नाजरीन हैं उनको ये भी बता दूं कि कांस्टेबल ताहिर की जो हालत है वो अब कदरे बेहतर है, और उसने आज अपना एक बयान भी जारी किया है जिसमें उसने पैगाम दिया है कि वो दुश्मन से हम डरने वाले नहीं है, दुश्मन के ओछे वार जो है वो हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते। उस दलेर कांस्टेबल का ये कहना था कि पुलिस जो है वो अपनी जानों पर खेलकर शहरियों की हिफाजत करेगी और वो जल्द ही सेहतयाब होकर दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा। जी राइट। मुजाहिद शेख साहब, लाहौर के अंदर एक मेन इलाके में धमाका हो जाना और इतनी बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद वहां तक लेकर जाना कोई छोटी बात नहीं। इसके बावजूद कि शहर में सेफ सिटी के कैमरास मौजूद हैं और चेक पोस्ट से गुजर कर ये गाड़ी पहुंची, इसके अलावा इसका टारगेट भी कानून नाफिज करने वाले इदारे ही थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, खासकर जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर मामूर पुलिस एहलकारों के लिए और खासकर उन अफसरान के लिए जो खासकर जो कांस्टेबल का जिसका जिक्र अभी फयाज मलिक साहब कर रहे थे कि उसने अपनी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए और ना उसकी आंखों में खौफ आया, ना वो वहां से भागा, बल्कि उसने पूरी कौम को जो है ये मैसेज एक दिया कि हम दहशतगर्दी से डरने वाले नहीं हैं। और उन तमाम अफसरान को और उन तमाम फोर्सेस के एहलकारों और अफसरान को उसने एक मैसेज दिया कि हम अपने मुल्क और कौम के लिए जो है वो जान निसार कर सकते हैं। और उसकी तस्वीर जो जख्मी हालत में थी वो भी सोशल मीडिया का एक हिस्सा बनी और बहुत ज्यादा वायरल हुई, और उसपे बहुत सारे अफसरान, खासकर लाहौर के जो अफसरान हैं, बहुत क्रेडिट लेते रहे। और इसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि माजी में भी पुलिस अफसरान हो, पुलिस एहलकार हो और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और इस मुल्क और कौम की के अमन को और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तो जहां बात आपका सवाल था कि एक ऐसा शहर जिसे सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो लाहौर है वो कहा जाता है, यहाँ पे एक दिन दिहाड़े एक कार आती है और उसमें बारूदी मवाद होता है, और उस सेफ सिटी कैमरों का आपने जिक्र किया तो उसकी मुख्तलिफ गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो हमारे सामने आई कि वो लाहौर शहर में दाखिल होने वाले जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां से दाखिल होती है। और इसी सिलसिले में पुलिस एहलकार जिन्होंने उस गाड़ी को चेक किया था, कुछ मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्हें भी हिरासत में लेके तहकीकात उनकी जो है वो की गई है। तो यकीनन ये बदकिस्मती से कुछ इस तरह से होता है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है, जैसे कुछ बरस पहले खुदा न खास्ता इस तरह के वाकयात ज्यादा जोर पकड़ गए थे, दहशतगर्दी के हमले जो है वो ज्यादा हो रहे थे, तो फिर एक फोकस कर लिया जाता है पुलिस की जानिब से, क्योंकि एक हमारा महकमा खासकर पुलिस जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी जिसका कल्चर तब्दील करने की बात करते हैं, उस कल्चर को तब्दील करने के लिए कई IG तब्दील किए जाते हैं, कई CCPO लाहौर जो है वो तब्दील किए जाते हैं, DPOs को तब्दील किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा वतीरा वही का वही है। लेकिन इनकी जानों का नजराना पेश करने का एहतराम हम आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। तो मामला ये है कि जब ये गाड़ी इसमें लाहौर शहर में दाखिल होती है तो यकीनन एंट्री पॉइंट में एक वो उस तरह की सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट नहीं होती है। आपने देखा होगा और फयाज मलिक भी इस बात
से इत्तेफाक करेंगे और आप भी इत्तेफाक करेंगे कि हमारे खासकर लाहौर शहर में जब इस तरह का मामला, किसी किस्म का भी मामला होता है, अगर पतंगबाजी का मामला है, खूनी डोर ने किसी की जान ले ली है, तो फिर खूनी डोर को रोकने के लिए हम दिन रात जो है वो पुलिस एक काम की तरफ लग जाती है और दूसरे काम भूल जाती है। और अब चूंकि दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया तो अब जाहिर है सर्च ऑपरेशन होना शुरू हो गए हैं और किराएदारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं और इससे रिलेटेड जितने भी काम हो सकते हैं उनका आगाज कर दिया गया है। तो होना ये चाहिए कि हमारे, आपने जैसे एक सवाल पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया था कि वो अड्डे जो हैं वो किसी सूरत में नहीं दिए जाएंगे, तो जाहिर है ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसके असरात तो आने ही होते हैं और आ भी सकते हैं। तो मुमकिन तौर पे खासकर पंजाब पुलिस हो या पूरे मुल्क की पुलिस हो, उनको इस तरह के बयान के बाद मुहतात हो जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मुहतात हो जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम टिकटॉकर जो है उनको गिरफ्तार करने में मसरूफ है और उसका क्रेडिट सीधी को लाहौर गुलाम महमूद डोगर जो है वो हर वक्त लेने की कोशिश करते रहते हैं। अब वो जो है वो सर्च ऑपरेशन के ऊपर क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। खुदा न खासा अब फिर कोई दूसरा ऐसा वाकया पेश आ जाएगा तो फिर पुलिस लाहौर की जो है या पंजाब पुलिस उस तरफ चली जाएगी। अगर किसी बच्ची के साथ ज्यादती का मामला होता है, कोई बच्चों के साथ ज्यादती का मामला होता है, तो पुलिस उस तरफ लग जाएगी। होना ये चाहिए कि बैलेंस, हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। जो कानून जिसकी जरूरत भी है कि अगर आपके दाखिली और खारजी रास्तों पे नाकाबंदी की गई है तो उसको मुकम्मल तौर पे नाकाबंदी के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुजाहिद शेख साहब, मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुजाहिद शेख साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, फयाज मलिक साहब और नताशा रहमान जिन्होंने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका मैं आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। राना मोहम्मद अफजल साहब हैं, MPA मुस्लिम लीग नून से। इनके साथ साथ आयशा इकबाल साहब हैं, MPA पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। मुमताज़ अली साहब होंगे MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वेलकम कहता हूँ अपने मेहमानों को। सबसे पहले अफजल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आज जो सिंध असम्बली में हुकूमती जमात के अरकान की जानिब से जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुन लिया भाई। मैं उसके बारे में सिंध असेंबली, मैं तो पंजाब में हूँ तो मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। तो आप सिंध असेंबली के अरकान हमारे जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं उनसे मैं एक्चुअली इस वाक़े से लाल में हमारा खुद सेशन चल रहा है, कभी सेशन से निकला थोड़ी देर पहले, तो मेरे इल्म में नहीं है। राइट, आयशा इकबाल साहिबा आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने ऑब्वियसली रास्ते में ड्राइव करते हुए न्यूज सुनी थी कि वो 4 पहिए ले गए। जी, इतनी इमेच्योर हरकत है। और मैं आज भी हमारे पंजाब असेंबली में अमेरिका से बच्चियां आई हुई थी असेंबली की कार्रवाई देखने। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देखते हैं, सुनते हैं। क्या IQ लेवल हमारी कौम का जाता है, क्या मैसेज जाता है लोगों को कि ये पॉलिटिशियंस हैं हमारे, कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। व्हाटएवर, आप वॉकआउट कर जाओ, आप व्हाटएवर यू वांट टू डू, एक पार्लिमानी तरीका होता है। असेंबली में आने से पहले जब हम आते हैं हमें बड़े बड़े बस्ते दिए जाते हैं जो हमें समझाया जाता है कि असेंबली में उठ के हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते, उसका भी एक तरीका है। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं और हम वी आर सो कॉल्ड लीडर्स, वी आर लीडर्स, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी आवाम को। अगर हम असेंबली में यूं बदतमीजी और इस तरह की अच्छी हरकतें करेंगे तो आप खुद सोचते हैं कि हमारे आने वाली नस्लें या इस वक्त भी जो बच्चे हैं क्या देखेंगे, वो क्या देखेंगे। और वो कितना अफसोस की बात है कि वो 4 पहिए उठा के ले आए। ये असेंबली है या कोई ये थिएटर है? मेरे ख्याल में तो ऐसे लोगों को जरूर इन पे तो असेंबली का ही इस्तेहकाक, जैसे अदालत से इस्तेहकाक मजरू होता है, इस तरह ही इन्होंने तो असेंबली का इस्तेहकाक मजरू किया।
मेरे ख्याल से वो चारपाई इसलिए लेकर आए थे कि वो ये शो करवाना चाह रहे थे कि हमारी असेंबली में तमाम सियासतदान हैं जो वो सोए हुए हैं। नहीं, वो जी जनाजा निकालने आए, वो उन्होंने, मैंने न्यूज सुनी है, न्यूज में जी ये हम जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। ये असेंबली का इसमें हरकत है, यानी ये तो थिएटर वाला स्ट्रीट थिएटर इस तरह के लगते हैं। राइट, सो एम्बैरेसिंग। राइट। मुमताज अली साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चले, मेरे ख्याल से मुमताज़ अली साहब से हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। अफजल साहब, आप मुझे बताइएगा, कुछ दिन पहले कौमी असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में जो कुछ हुआ वो तमाशा सारी कौम ने देखा। तमाम सियासतदानों ने इसकी मजम्मत भी की, मगर अब सिंध असम्बली में फिर से इस तरह के वाक़े का दोहराया जाना क्या साबित करता है कि हमने पिछले वाक़यात से कुछ भी सबक नहीं सीखा? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, जहाँ तक कौमी असेंबली की बात है और बलूचिस्तान असेंबली की, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। इसलिए हुआ है कि हुकूमत का काम होता है मामला अफ़ाम तस्लीम से चलाना और अपोजिशन का काम होता है एहतजाज करना। ये हमारी जमहूरी रवायत है। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि हुकूमती अरकान ने एहतजाज शुरू किया और जिस तरह की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की वो अपनी मिसाल आप है। अब कई लोग कहते हैं कि अपोजिशन ने शुरू किया था। देखिए, अपोजिशन लीडर तो तकरीर कर रहे थे, अपने लीडर की तकरीर को इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये मिसाल बनाई और उसके बाद बलूचिस्तान असेंबली में जिस तरह अपोजिशन के साथ हुआ, ये बिल्कुल इन्होंने। अफजल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं? जी, मैं तहरीक की बात कर रहा हूँ, हुक्मरान जमात की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो इन्होंने ये जमहूरी कल्चर नहीं है और ये बिल्कुल इस निज़ाम को बदनाम करने के लिए ये इक़्तिदार बने हुए हैं कि ये कुछ हुकूमतें हमेशा ये चाहती हैं और ये बताती हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाकाम है, सियासतदान नाकाम है, और ये लोग वो चीज़ साबित कर रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ इस मुल्क की बका जमहूरियत में है और सबसे बेहतरीन निज़ाम हुकूमत ये है, और हुकूमत का काम ये होता है कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चले। अगर अपोजिशन एहतजाज करती है तो वो सब्र तहम्मुल से उन्हें सुनती है और अगर वो वाक़ा मनाती है और उनके साथ इजाज़त से पहले भी मीटिंग होती है, सारे मामला तय होते हैं। लेकिन ये बात हुकूमत है, ये कहते हैं जी हम तो अपोजिशन लीडर से बात भी नहीं करेंगे, हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, और ऐसा इनका रवैया जमहूरी नहीं है। तो डेफिनेटली फिर सिंध असेंबली में भी होगा, दूसरी जगह भी होगा, जब हुक्मरान जिनकी जिम्मेदारी इनकी है सारे निज़ाम को सही सिमत में लेकर जाना, क्योंकि हुकूमत इनके पास है। लेकिन जब यही इस निज़ाम को इस तरीके से चलाएंगे फिर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, जो कि बहुत ही गलत बात है। राइट। आयशा साहबा, आपको क्या लगता है, जिस तरह अफजल साहब ने कहा कि इनका रवैया ही जमहूरी नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हर चीज के ना एथिक्स होते हैं, हर चीज के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कोई रूल्स होते हैं, वॉट एवर इट इज। एहतजाज भी हर इंसान का हक है, मैं मानती हूँ। अगर इनको कोई है शिकायत, उसका भी कोई तरीका है। लेकिन एक चीज जरूर हम लोगों को हर चीज का होना चाहिए कि हाँ, हमें भी असेंबली में बाज़ लोग इतनी गलत बयानी करते हैं, गलत। इवन आज की बात है कि हमारे एक मेंबर ने एक बात की जो उस तरह नहीं करनी चाहिए थी, तो हमारे स्पीकर साहब ने उन्हें मना किया कि हाँ, आप रूल्स के हिसाब से बात नहीं सही कर रहे, आपको इस पे इस्लाम मोशन, देयर 7 टूल्स हैं हमारी असेंबली के जो हमें पढ़ाए जाते हैं। एहतजाज नो डाउट ऑपोजिशन का हक है, तो हमें भी बुरी लगती है, लेकिन एक तरीका है। इसमें चारपाई लेके आ जाना, ये बिल्कुल ही ये नहीं। आप वही बात है, मैं बार रिपीट जो करूंगी कि आप क्या मैसेज देते हो, आपका IQ लेवल आपका क्या है। अच्छा, यहाँ पर आयशा साहिबा, हुकूमती जमात के अरकान का कहना है कि सिंध हुकूमत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। कैसे जनाजा निकाला सिंध हुकूमत ने, क्या इस बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? देखिए, बात करना और बात है, ठीक है, वही बात है, इख्तलाफात होते हैं ऑपोजिशन और हुकूमत में, होते हैं इख्तलाफात। हालांकि और एक और बात, मैं खुद असेंबली में देखती हूँ, देखा ऑपोजिशन का काम होता है टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी, नॉट टू क्रिटिसाइज द पर्सन। हमारे ऑपोजिशन है पीछे, मैं अपने हमारे मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो इसी तरह असेंबली में बहुत मिसबिहेव हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा, जारी हम लोग पहली दफा आए हैं असेंबली
हम नए लोग हैं, वी आर नॉट यूज टू, हम भी यूनिवर्सिटीज पढ़ते आए हैं जिंदगी में, हमने इस तरह का मेला या इस तरह का थिएटर जो है हम लोगों ने नहीं देखे हुए। हम यूनिवर्सिटीज के पढ़े लिखे लोग हैं और हम पहली दफा आए हैं, हमारे लिए ये चीजें बहुत गैर मायूब लगती है हमें वहाँ पे। तो मैं उनसे कह रही थी ये क्यों होता है, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों की बदकिस्मती है कि आपको अच्छी ऑपोजिशन नहीं मिली। और ही इज राइट, अच्छी ऑपोजिशन होती है, दे शुड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज नॉट द पर्सन। वहाँ यानी कोई तमीज नहीं कि ये बड़ा है उम्र में, ये छोटा है, एक ये किसी की जिसका दिल करता है वो उसकी पगड़ी उतार रख देता है। राइट। तो ये जो है इन चीजों को वी हैव टू चेंज आवर कल्चर। ये चीजें कब तक जाएंगी? मैं आप यकीन माने जब ट्रम्प की हुकूमत आया, ट्रम्प की पॉलिसी से लोगों को एहतजाज था। मैंने वहाँ अमेरिका में एयरपोर्ट पे थी मैं, जब उन्होंने फ्लाइट रोक दी, 300 लोगों को डिपोर्ट कर थे, लोगों का प्रोटेस्ट देखा, इतनी तमीज थी, किसी कोई शीशे नहीं टूट रहे, कोई नहीं, सब एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इन ए प्लेजेंट वे। हमारे तो आप देखें ना, अभी कोई एहतजाज होता है सबसे पहले टायर जला दो, टायर जलाने के बाद ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं, शीशे तोड़ दो बेकसूर लोगों के। तो ये हमने, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, और वी आर वर्किंग ऑन इट, कि हमने मेंटल ग्रूमिंग जो है उस पर मुल्क हमारी कौम का बिल्कुल काम नहीं हुआ हुआ। और अगर असेंबली से ही इस तरह के मैसेजेस आएंगे तो फिर आगे कौम का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। राइट। अफजल साहब, आप मुझे बताएं, सिंध और वफाक की लड़ाई एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई बनती जा रही है, इस लड़ाई का नतीजा आखिर कौन निकालेगा? मैं सबसे पहले मेरी जो बहन बात कर रही है, मुझे वाकई शक होने लगे, ये वाकई पीटीआई की है। ये बातें जो कर रही हैं कि अपोजिशन को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये अपना कंडक्ट देखें। जब ये अपोजिशन में थे, इन्होंने इतने दिन तक इस्लामाबाद को बंद रखा, इन्होंने फिर दूसरा जो लबैक के धरने थे उसको ये सपोर्ट करते रहे, और ताहिरुल कादरी का जो इन्होंने किया वो पूरी कौम के सामने है। नहीं अफजल साहब, ये बात दूसरी साइड पे निकल जाती है। मैं अर्ज करने लगा हूँ। और फिर देखें कि कौमी कैबिनेट मेंबर्स और गलीज गालियां दे रहे हैं अपोजिशन को बगैर किसी वजह से, वो पूरी कौम ने देखा। ये तरीका अपोजिशन ने अभी तक क्या किया है? अगर हम आपकी तरह होते, एक दिन ना आपकी गवर्नमेंट चलने देते, लेकिन हम कहते हैं नहीं, आपने बड़े बड़े दावे किए थे, आप प्रूव करें कि आपने ये आपने नौकरियां देनी है, आपने ये घर बना कर देने, ये आपने मुल्क की मायशत को दुरुस्त करना है, लॉ एंड ऑर्डर को। अफजल साहब, आपने फर्स्ट डे से ही हुकूमत को तस्लीम तो किया ही नहीं। जैसे ही हुकूमत बनी उसके फौरन बाद पीडीएम बना ली ताकि हुकूमत को किसी ना किसी तरह घर में भेजा जाए। मेरी बात जमहूरी, देखो वो जमहूरियत है। अगर पीडीएम ने तोड़ फोड़ की है, ये हमारा जमहूरी हक है कि हमने अपोजिशन करनी है, और हमको इनको बेशक आपका बुनियादी हक है एहतजाज करना। मेरी बात सुने, मैं 1 मिनट में बात अपनी मुकम्मल करूँ। देखिए, हम ये कहते हैं कि इस्लाह के लिए होता है कि ये जितने तवज्जो इंतकाम पे दे रहे हैं, लोगों के करैक्टर असैसिनेशन करते हैं और इंतकाम लेते हैं, काश ये कोशिश करते लोगों को रोजगार मिलता, महंगाई कम होती, आपकी मायशत दुरुस्त होती, आपके जो मसाइल है उनको हल किया जाता, अपना जो मंशूबा उस पर अमल कर दे। उसकी बजाय ये तो चाहते हैं क्रश कर दे हर चीज को। और रहा सवाल आपका, आप सिंध के साथ देखिए, ये इनका जो फोकस है यही है कि जहां अपोजिशन है उस पर कुचल दो। जो सिंध का मसला है, उनको पैसे क्यों नहीं देते? पंजाब का हमारे साथ ज्यादती हो रही है, 156 अरब जो हमें मिलने थे हमें नहीं दिए गए, ये ज्यादती है। वफाक को चाहिए कि जो भी 18वीं तरमीम के बाद हुआ है, सूबों के हक उनको देने चाहिए। अब आपकी जहाँ हुकूमत है वहाँ तो सब मामला ठीक है, वहाँ पैसे रोक लें, तो सिंध हुकूमत इसमें हाथ जाना दो। राइट। अच्छा, आप अफजल साहब मुझे इस चीज़ का भी जवाब दे दें, क्या ये ना ख़त्म होने वाली लड़ाई का कौन इसका हल निकालेगा आखिर? अल्टीमेटली देखेंगे हुकूमत का फर्ज, हुकूमत ही निकालती है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत चलानी होती है। कहीं उनको आगे बढ़ना होता है, कभी 2 स्टेप पीछे हटना, लेकिन इनको तो पता ही नहीं है हुकूमत कैसे करनी है। ये हर जगह बस खड्डा इन्होंने डालना है और मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्टीमेटली इनकी जिम्मेदारी है, और किसने आकर, बरूनी ताकत ने आगे करना है, हुकूमत ने करना होता है और इनको करना पड़ेगा। राइट। आयशा साहिबा, आपने अभी बात कही कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, असेंबली में बड़े अच्छे तरीके से
पेश आते हैं, हमें ओपोजिशन अच्छी नहीं मिली। मुझे बताएं, पहले ही ओपोजिशन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है कि जब से हुकूमत आई है वान मार धाड़ का अखाड़ा बन गया है, तो ऐसे में हुकूमती अरकान का चारपाई लेकर सिंध असम्बली में आ जाना और कहना कि सिंध ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है, तो हम अलामती जनाजा निकाल रहे हैं, ये कैसी रवायत डाल रहे हैं आप? जी ये जाहिर बात है, ये इन्होंने ही, और आप ये रिपीट कर रहे हैं। अब मैं जरा भाई की बात तक कहूंगी कि ये इन्होंने मुझे मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहूंगी। ये इस साल के 2019-20 में और 2020 से 21 तक जो हमारे मुल्क में 2019 से 2020 तक 89,000 गाड़ियां बनी थी, जबकि पिछले 11 महीने में हमारी 1,90,000 गाड़ियां बिकी और सेल हुई हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर्स होते हैं। मोटरसाइकिल हमारे जो थे 12 लाख बने थे 2019 से 2020 तक, जबकि 2020 से 2021 तक 17 लाख मोटरसाइकिल बने हैं, 5 लाख मोटरसाइकिल ज्यादा बने हैं। ये अब इसके अलावा अब ट्रैक्टर्स को देख लें। ट्रैक्टर जो थे 2019 से 2020 तक 27,000 बना, 2021 से 21 तक में जो बने वो 45,600, अगर यानी 18,200 ट्रैक्टर्स ज्यादा बने। इसी तरह जीप, ट्रक, बसेस, हर चीज का बढ़ा है। अब ये जो फिगर्स हैं, व्हाट डज इट शो? अगर ट्रैक्टर आपके ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब है आपका किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है। ठीक है, मोटरसाइकिल कौन खरीद रहा है? एक आम आदमी मोटरसाइकिल खरीदता है, ये कोई अमीर बंदा नहीं खरीदते मोटरसाइकिल। आयशा साहिबा, मोटरसाइकिल तो मुल्क बेहतर डायरेक्शन में जा रहा है इंशाल्लाह ताला। हमारी साल हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर देख, आयशा साहिबा ये मेरे ख्याल से हुकूमत जितना बेहतर पाकिस्तान की आवाम के लिए करेगी, वो पाकिस्तान की आवाम को नजर आता जाएगा कि हुकूमत कौन कौन से अच्छे काम कर रही है। लेकिन अभी सिर्फ बात इस बारे में हो रही थी कि आप एक तरफ कहते हैं कि आप लोगों को ओपोजिशन अच्छी नहीं मिली। जब ओपोजिशन की तरफ से कोई इस तरह की हरकत की जाती है तो फिर हम मीडिया वाले भी उन पर बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, हुकूमती अरकान भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन जब हुकूमती अरकान की तरफ से इस तरह की असम्बली में हरकत शुरू हो जाएंगी तो फिर उसका क्या हल निकलेगा? अगर ये गलत कर रहे हैं तो आप लोग भी वही गलत काम करोगे। हम देखें, एक में खाली अच्छी नहीं मिलना है, इट्स डिफरेंट। एक चीज होती है यूज ऑफ वर्ड, ठीक है ना? तो हमें कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिससे किसी की भी तस्दीक हो। तो ना आई बिलीव कि हमें गवर्नमेंट को ये हक है कि हम अपने किसी पार्लियामेंटेरियन की तस्दीक करें, ना ऑपोजिशन को ये हक है। इतना हमें इतने, अगर जो भी करता है चाहे वो हुकूमत की तरफ से करता है तो इट्स रॉन्ग, गलत चीज गलत है। राइट जी, अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बड़ी जरूरी बात करना। देखें, आपके सामने पंजाब की मिसाल देता हूँ। अभी कितने हालात टेंस जब ये कौमी असेंबली में वाकया हुआ, लेकिन पंजाब असेंबली में स्पीकर ने कैसे हैंडल किया, दोनों पार्टी कितने पुरअमन अंदाज में सारा मामला हुआ। देखिए कोई हैंडल हुआ है ना, हैंडल, लेकिन वहाँ क्यों नहीं हो सका? वो आपका स्पीकर न लायक था। आपके वज़रा को प्राइम मिनिस्टर ने ये टास्क दिया था कि आपने तकरीर नहीं करनी देने अपोजिशन लीडर को, और उसके बाद हर कोई बढ़ चढ़ के ये करता रहा। ये प्रूव्ड है। तो ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पंजाब असेंबली को हैंडल करने वाला था, उसने किया कि नहीं, ये सबके लिए मिसाल है। तो वहां भी हो सकता था और ऐसा करना चाहिए, यही जमहूरियत का उसने है। अफजल साहब, बात यहाँ पर देखें ये आती है कि जो जिस तरह करेगा उसी तरह भरेगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अरकान ने, MPs या MNs जब असेंबली में बात करने की कोशिश की है, ओपोजिशन की जमातें उनकी बात सुने बगैर ही अपनी तकरीरें करके वापस चले जाती रही है। अगर आपकी पार्टीज़ में हिम्मत हो वहाँ पर बैठकर हुकूमत की सारी बातें सुने, उनके जो वो कहना चाह रहे हैं वो बयान करें, तो मेरे ख्याल से उनकी तरफ से भी फिर कोई रुकावट ना है जब आपके लीडर बात कर रहे हो। नहीं, मेरी शायद बात नहीं समझे। मैं ये कहना चाहता कि ये जिम्मेदारी होती है हाउस को ऑर्डर करना स्पीकर की। ये स्पीकर के पास इख्तियारात नहीं है। स्पीकर वैसे भी बिठाकर सारे मामला जो है ना तय कर सकते हैं कि किस तरह इजलास है। तो जो स्पीकर ने भी पार्टी बन जाना है तो फिर ऐसे मामले चलते नहीं है। ये आपके सामने मिसाल दी है पंजाब असेंबली, वो है ना सारे मामले। तो कौमी असेंबली में क्यों नहीं हो सकता? बलोचिस्तान असेंबली में क्यों नहीं हो सकता? दूसरी असेंबली में
अगर कुछ करना चाहिए, इनिशिएट जो ये सबसे ज्यादा जो इन्होंने लेना होता है, राइट, गवर्नमेंट ने। अच्छा, मेरा ना आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट से टाइम में मुझे इसका आंसर कर दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुझे बताइएगा, क्या आपको लगता है कि सिंध असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, बलोचिस्तान की असम्बली हो, कोई भी असम्बली हो, उसमें इस तरह की हरकत करना क्या पाकिस्तान के सियासतदानों को जेब देती हैं जो 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रही है? जाहिर बात है, बिल्कुल नहीं देते। और इसमें मैं भाई को सेकंड करती हूँ कि स्पीकर का बहुत रोल होता है। हमारा पहले दिन हमें स्पीकर साहब ने कहा था कि अगर किसी ने मिसबिहेव किया ना तो मैं पूरे सेशन के लिए उसको आउट कर दूंगा। तो हमारे पिछले, हम जब से ये आए हैं असेंबली में 2.5 साल जो हुए, 2.5 साल में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका 15-15 के, इवन हमारे भी मेंबर अगर कोई आवाज निकालते हैं बुरे, परवेज अली साहब उसको बाहर निकाल देते हैं। और इसी तरह होना चाहिए असेंबली में, कोई किसी को भी परमिशन नहीं होनी चाहिए। ये असेंबली है, ये एक मुकद्दस जगह है जहाँ पे पूरे मुल्क की तजदीद के फैसले होते हैं। तो ये वाकई ही स्पीकर साहब को चाहिए कि कोई भी मिसबिहेव करे तो उसको असेंबली से बाहर निकाले। राइट, अफजल साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि असेंबलीज में इस तरह की हरकत होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखें, यही ईवान है, मुकद्दस ईवान है, जो असल ताकत है, वो चाहे कौमी असेंबली हो या पंजाब असेंबली हो। हम यहाँ लोगों के मसाइल हल करने के लिए, कानून साजी के लिए होते हैं और बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ ऐसा माहौल होना चाहिए कि ये पहली बात है, आपको लोगों से बर्दाश्त होनी चाहिए बात सुनने। तो जो अपोजिशन की बात आप सुनेंगे नहीं, फिर वो एहतजाज करेंगे। खाली ओपोजिशन में नहीं, हुकूमत भी अगर कोई बात कर रही है तो ओपोजिशन की भी इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो उसे सुन के बर्दाश्त करे। ये डेफिनेटली जो है ना, अच्छा कल्चर प्रमोट करना चाहिए ताकि इसे बेहतर परफॉर्मेंस। राइट, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राना मोहम्मद अफजल साहब का और आयशा इकबाल साहिबा का, जिन्होंने आज कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।